नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। पीएम केयर फंड उठाएगा 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण का खर्च। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए मार्च में बनाया गया पीएम केयर फंड से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन की लागत का पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत कोष को पिछले साल मार्च में कोविड-19 प्रकोप के कारण आपातकालीन स्थिति से निपटने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। कोविड-19 के प्रकोप के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जिसके तहत स्वास्थ्य सेवा और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा था कि ड्राइव के पहले चरण में केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण का खर्च वहन किया जाएगा। चार सदस्यों की कमेटी पर उठे सवाल, राकेश टिकैत ने कही ये बड़ी बात। जी हां, आपको बता दें कि सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर सुनवाई करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और समस्या सुलझाने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी पर किसान संगठनों ने सवाल उठाए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि कमेटी के सदस्यों से किसान नाखुश हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने सिफारिश की थी। गुलाटी ने ही कृषि कानूनों की सिफारिश की थी। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग कानून को रद्द करने व न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने का है। जब तक यह मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर कल संयुक्त मोर्चा के आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कदम, वाशिंगटन में लगाया आपातकाल। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह से पहले और उस दौरान हिंसा की आशंका को लेकर स्थानीय एवं संघीय अधिकारियों की बढ़ती चिंताओं के बीच देश की राजधानी के लिए एक आपातकालीन घोषणा जारी की। इस घोषणा के बाद अब गृह मंत्रालय और संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को स्थानीय अधिकारियों के साथ आवश्यकता अनुसार समन्वय करने की अनुमति मिल गई है। ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय जारी की है जब 5 दिन पहले ट्रंप समर्थक भीड़ ने संसद भवन पर हमला कर दिया था। यह हमला उस समय किया गया था जब संसद ने ट्रंप की हार को प्रमाणित करने के लिए औपचारिक रूप से इलेक्टोरल कॉलेजों की वोटों की गिनती शुरू की थी। उस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। राजधानी में ट्रंप समर्थकों की हिंसा को लेकर स्थानीय और संघीय जांच अधिकारी भी चिंता जता चुके हैं। अब 20 जनवरी को होने वाले जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण समारोह पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी के मामले में दी सफाई, कहा पूरी तरह सुरक्षित है निजी चैटिंग। जी हां, आपको बता दें कि पॉलिसी अपडेट को लेकर आलोचना का सामना कर रहे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने प्राइवेसी के मामले में सफाई दी है। व्हाट्सएप ने कहा है कि नई पॉलिसी अपडेट से निजी संदेशों की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने पिछले हफ्ते अपने यूजर्स को पॉलिसी अपडेट के बारे में जानकारी दी थी। इसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप यूजर डेटा का इस्तेमाल कैसे करता है और फेसबुक के साथ डाटा साझा करने की प्रक्रिया क्या है। यूजर्स को कहा गया कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते रहने के लिए इस पॉलिसी अपडेट को स्वीकृति देनी होगी। इस तरह का नोटिफिकेशन आते ही इंटरनेट मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं छिड़ गई कि व्हाट्सएप यूजर की जानकारी को फेसबुक के साथ साझा कर रहा है। इसके बाद से बड़ी संख्या में लोगों ने व्हाट्सएप छोड़कर टेलीग्राम और सिग्नल जैसे अन्य मैसेजिंग ऐप की ओर रुख करना शुरू कर दिया। इस मामले में सफाई देते हुए व्हाट्सएप ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि आपकी पॉलिसी अपडेट से दोस्तों या परिवार के लोगों को भेजे गए आपके निजी संदेशों की प्राइवेसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अपडेट से बिजनेस अकाउंट की मैसेजिंग से जुड़े बदलाव किए गए हैं जो वैकल्पिक होंगे। बिहार में जेडीयू कार्यकारिणी बैठक में
20 लाख रोजगार देने का प्रस्ताव पास। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी नौकरी को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जदयू कार्यकारिणी बैठक में बिहार में 20 लाख रोजगार देने के प्रस्ताव को पास किया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जदयू के सांसद ललन सिंह ने कहा कि कार्यकारिणी ने बिहार में 20 लाख रोजगार देने की बात कही है। प्रदेश में आगामी वक्त में राज्य सरकार सभी वर्गों को रोजगार देने का मौका देगी। बता दें कि बिहार में एनडीए की सहयोगी दल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने के अवसर की बात कही थी। वहीं 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर सांसद ललन सिंह ने कहा कि सरकार 7 निश्चय योजना की तरह पार्ट 2 भी शुरू करेगी। हम पूरे बिहार में न्याय के साथ विकास का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार आगामी 5 वर्षों तक काम करती रहेगी। बिहार में रोजगार देने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला खाली पड़े सरकारी पदों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद सरकारी योजना में लोगों को काम दिया जाएगा। वहीं सरकार आने वाले समयों में बड़े हाईटेक कंपनियों का निर्माण कर रही है। भाजपा भी इसकी घोषणा कर चुकी है। आधार पुणेवाला का बड़ा दावा, आम जनता के लिए 2 से 3 महीने में आ जाएगी वैक्सीन, प्राइवेट दुकानों पर 1000 रुपये में मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पुनावाला ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। 9 महीने की मेहनत के बाद आज का दिन आया है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। 2-3 महीने में आम जनता के लिए वैक्सीन आ जाएगी और प्राइवेट दुकानों पर 1000 रुपये में वैक्सीन मिलेगी। पूनावाला ने कहा कि हम सरकार को 200 रुपये में वैक्सीन दे रहे हैं। दुनिया में इससे सस्ती वैक्सीन सरकार को कहीं नहीं मिली है। पूनावाला ने बताया कि ब्राजील, सऊदी अरब और अफ्रीका से वैक्सीन की डिमांड है। हम अब तक 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन की डिलीवरी कर चुके हैं। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अप्रैल तक ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड की 4.5 करोड़ और खुराक 200 रुपये प्रति शॉट पर खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है, जिस पर अलग से भुगतान किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने कंपनी को 1.1 करोड़ खुराकों का ऑर्डर दिया है। पुणे से मंगलवार को सुबह से विभिन्न शहरों के लिए टीकों की खेप लेकर विमानों की रवानगी शुरू हो गई है। सोमवार को दिए गए ऑर्डर के अनुसार टीके की प्रत्येक खुराक का मूल्य 200 रुपये प्रति शॉट होगा और उस पर 10 रुपये के जीएसटी के साथ कुल लागत 210 रुपये आएगी। राजनीतिक वंशवाद पर बरसे पीएम मोदी, कहा नेशन फर्स्ट की बजाय लोगों में है मैं और मेरा परिवार। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा संसद फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का है। ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में तानाशाही के साथ ही अक्षमता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं, मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का एक बहुत ही बड़ा कारण है। बढ़ गई सोने की चमक, चांदी के भाव में भी जबरदस्त तेजी। जी हां, आपको बता दें कि घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में सोने का हाजिर कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को सोने के भाव में 297 रुपये की तेजी दर्ज की गई। इस तेजी से सोने का भाव 48,946 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में उछाल के चलते घरेलू बाजार में भी तेजी दर्ज की गई। गौरतलब है कि सोना पिछले सत्र में 48,649 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। उधर चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों में मंगलवार को भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। चांदी के भाव में 1404 रुपये की तेजी दर्ज की गई। इसी तेजी से चांदी की कीमत 65,380 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। गौरतलब है कि चांदी से पिछले सत्र में 63,976 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। आरबीआई ने रद्द किया एक और बैंक का लाइसेंस, अटके कई खाता धारकों के पैसे। जी हां, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का बैंकिंग नियमों की अनदेखी और जमाकर्ता की पूंजी की सुरक्षा को देखते हुए बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया। बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करने का फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक ने लाइसेंस रद्द करने की वजह बताते हुए कहा कि बसंत दादा नगरी के सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते वो सभी मौजूदा जमाकर्ता का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। जिसके चलते जमाकर्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए आरबीआई ने सहकारी बैंक का लाइसेंस सोमवार को रद्द कर दिया।
लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद सहकारी बैंक की बैंकिंग परिचालन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई का कहना है कि इस बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। बैंक की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। भारत में जून के बाद एक दिन में सबसे कम 12,584 नए कोविड-19 के केस। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 12,584 नए मामले सामने आए हैं। 18 जून के बाद यही एक दिन में आए सबसे कम नए मामले हैं। 18 जून को देश में 12,881 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,04,79,179 हो गई है। मरीजों की ठीक होने की ऊंची दर के चलते देश में इस महामारी के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मंत्रालय के अनुसार देश में इस वक्त 2,16,558 एक्टिव केस हैं, जो कि कुल मामलों के महज 2.07% हैं। वहीं इस दौरान 167 लोगों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या 1,51,327 हो गई है। अगर कोरोना के रिकवरी रेट की बात करें तो यह सुधरकर 96.49% हो चुका है।